हेलो गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक हो गए। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए वन पीस रिव्यू वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 100 एपिसोड देख चुका हूँ और मैंने 100 एपिसोड्स का रिव्यू करा था। तो इस वीडियो में मैं अब 200 एपिसोड्स देख चुका हूँ, जिसमें था एल्बास्टर आर्क, पोस्ट एल्बास्टर आर्क, रुलू का आर्क और जय आर्क, और साथ ही में स्काइपिया आइलैंड आर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा बवाल थे। और साथ ही में मैंने स्टार्ट कर दिया G8 आर्क, जो कि फिलर था, लेकिन मुझे दूसरों कंप्लीट करने के लिए देखना ज़रूरी था। तो 200 एपिसोड देखने के बाद, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से बढ़ने के बाद, ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसीलिए हो सकता है कि मैं आगे चल के कुछ दिनों वीडियो ना डालूँ। हो सका तो अपना सपोर्ट बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ही लेना। जैसा कि एल्बास्टर आर्क में दिखाया ही था कि लूफी ने वीवी से वादा किया है कि वो उसके एल्बास्टर किंगडम को क्रोकोडाइल से बचा के ही रहेगा, और लूफी ऐसा करता भी है। लूफी क्रोकोडाइल से उसके किंगडम को बचा ही लेता है। देखा जाए तो यार काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, जहाँ एक तरफ राजा की अलग परेशानियाँ, वहाँ लोगों की अलग परेशानियाँ, दोनों के बीच मतभाव चल रहे हैं, पूरे देश में सिविल वॉर चल रहा है, और वहीं क्रोकोडाइल अपनी फ़ायदे उठा रहा है। क्योंकि पूरे देश में बारिश होती नहीं थी, राजा के पास ग्रीन पाउडर था जिसकी मदद से वो बारिश कर देता था, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड ने उस पर बैन लगा रखा है। क्योंकि जब वो इसका इस्तेमाल करता था दूसरे देशों में बारिश नहीं आती थी। जो भी बादल उसके यहाँ बरसते थे उनको जाना होता था दूसरे देश, लेकिन वो वहाँ जाने से पहले ही बरस जाते थे। और इसीलिए पूरे देश में सिविल वॉर चल रही थी कि राजा ने ग्रीन पाउडर को अपने लिए रख रखा है। लेकिन लूफी की फाइट जब पहली बार क्रोकोडाइल से होती है तो लूफी क्रोकोडाइल का कुछ खास उखाड़ नहीं पाता, क्रोकोडाइल उसे बहुत बुरी तरह मारता है। अनलाइक फॉग वाले मरीन की तरह ही क्रोकोडाइल के पास भी सैंड की ताकत होती है। क्रोकोडाइल अपनी पूरी बॉडी को सैंड में बदल लेता था। लूफी जैसे ही उसे हिट करता है वो अपनी बॉडी को सैंड में बदल लेता और उसका हाथ आर पार निकल जाता था। और वहीं दूसरी तरफ जब सिविल वॉर सही में स्टार्ट होता है, एक तरफ किंग की आर्मी और दूसरी तरफ उसी के देश के अपने लोग जिन्हें क्रोकोडाइल ने भड़काया था, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा मारकाट हुई और कई लोग तो सही में मर रहे थे। और उसी टाइम मुझे इस आर्क की सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ, कितने लोग काफ़ी ज़्यादा मारे गए। हालांकि कुछ डेथ को एकदम ग्लैमराइज करने के बाद भी दिखाया गया है कि वो कैरेक्टर जिंदा है। मैं बात कर रहा हूँ फैल्कन की। फैल्कन एल्बास्टर का सब में तगड़ा फाइटर था, जो कि एल्बास्टर के राजा के लिए काम करता था। वो एल्बास्टर का गार्डियन था। वो पूरे विलेज को बचाने के लिए उस बड़े से बॉम्ब को स्पेस में ले जाता है, हवा में, जहाँ वो फट जाता है, और फैल्कन भी उसके साथ मरता हुआ दिखाया जाता है। हालांकि आग के बाद में पता लगता है कि फैल्कन भी जिंदा है, जिससे उसका सेक्रीफाइस वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो उसे मरा हुआ दिखाते तो शायद ज़्यादा तगड़ा लगता। हो सकता है कि फैल्कन का रोल आगे भी सीरीज़ में कुछ हो। फिर भी फैल्कन जब खुद को सेक्रीफाइस करता है तो वो सीन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। फैल्कन मरने से पहले कहता है, आई एम फैल्कन, आई एम द गार्डियन डेटी ऑफ दिस लैंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। वो पहली ऑन स्क्रीन डेथ थी जो मैंने इस सीरीज़ में देखी थी। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो भी जिंदा है, लेकिन फिर भी सिविल वॉर में काफ़ी लोग मरते हुए दिखाए गए जो कि सही में मरे थे। स्टोरी वाइज यह काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज भी। लूफी को पता था कि वो क्रोकोडाइल को मार तो नहीं सकता, इसीलिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के पता लगाता है और क्रोकोडाइल को भिगो भिगो के मारता है। जब उसके पास पानी खत्म हो जाता है तो वो अपने ही खून से अपने हाथों को गीला कर लेता है क्रोकोडाइल को पेलने के लिए। आर्क के एंड में निको रॉबिन, जो कि क्रोकोडाइल के ग्रुप की मेंबर थी, वो लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि लूफी उसे क्रोकोडाइल से बचाता है। क्रोकोडाइल उसे मारने वाला था। निको रॉबिन की क्रोकोडाइल से डील थी कि वो एल्बास्टर किंगडम के राजा के महल में जो नीचे तहखाना है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे हैं निको रॉबिन उसे पढ़ सकती थी, और वही उसे पढ़ के बताने वाली थी कि सीक्रेट वेपन का क्या फॉर्मूला है। लेकिन जब निको रॉबिन उस टेक्स्ट को पढ़ती है तो निको को पता चलता है कि उसमें लिखा तो काफ़ी कुछ है, लेकिन वो क्रोकोडाइल को कुछ नहीं बताती। वो तो कहती है यार कुछ नहीं लिखा, और इसीलिए क्रोकोडाइल उसे मार रहा होता है। बात करूँ पोस्ट एल्बास्टर आर्क की, रुलू का आर्क की और गोट आइलैंड आर्क की, तो ये तीनों ही आर्क फिलर थे। सीधे बात करते हो जय आर्क की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ये आर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसमें सिर्फ 8 ही एपिसोड थे, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े से लूफी का कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है। इस आर्क में लूफी पूरी तरह शैंक्स के नक्शे कदम पर चल रहा था। लूफी एक बार में जाता है जहाँ कुछ लोग उसकी बेइज्जती करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा पीटते भी हैं। तो क्या जोरो भी उसके साथ था, लेकिन जोरो कुछ करता नहीं है क्योंकि लूफी ने उसे मना करा था इन लोगों को पीटने से। लूफी पूरी तरह पीटता रहता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। लेकिन बाद में उन लोगों को जब पता चलता है कि लूफी के ऊपर 20 मिलियन बेरीज की बाउंटी है, तो वो सोचते हैं क्यों ना लूफी को पेल के उसके नाम की बाउंटी ले ली जाए। आर्क में लूफी का क्रू निकला होता है स्काइपिया आइलैंड की खोज में। लोगों से जगह जगह जाके पूछ रहे होते हैं, तभी ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक आइलैंड जो कि हवा में है। ऐसा ही करते करते एक शख्स उन्हें एक बंदे का पता देता है जिसका सरनेम नोलैंड था। उसके परिवार काफ़ी ज़्यादा बदनाम था क्योंकि हर कोई उन्हें लायर मानता था। उसके पूर्वज में एक आदमी करीब 400 साल पहले उसने दावा किया था कि उसने सोने के शहर को देखा है, लेकिन जब उसने अपने राजा को ये सब बताया तो उसका राजा वहाँ गया, लेकिन उसे वहाँ कुछ मिला ही नहीं। इसलिए उसके राजा ने उसको जान से मार दिया। उसे मरने से पहले भी बोला गया था कि अगर तुम कह दो, सच बता दो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन वो सच्चाई को नकारता नहीं है। वो कहता है ऐसा एग्जिस्ट करता है, मैंने खुद देखा है। उसके क्रू मेंबर्स भी कह रहे होते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। वो कहता है कि मेरे क्रू मेंबर्स को कुछ मत करना, मुझे मार दो।
और तभी से वो बंदा पूरी दुनिया में बदनाम हो जाता है नोलन द लायर के नाम से। उसके फैमिली वालों को कई जगह बैकलैश झेलना पड़ता है, हर जगह उनकी बुराई होती है। वो लोग अभी भी अपने नाम के ऊपर लगा दाग हटाने की पूरी कोशिश में जुड़े हैं। उसी का एक वंशज होता है नोलन, जिसका असली नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लूफी उससे मिलता है तो वो लूफी को बताता है स्काइपी आइलैंड के बारे में कि क्या हुआ था स्काइपी आइलैंड के साथ और तुम वहाँ कैसे जा सकते हो। वो कहता है कि तुम वहाँ जा तो सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं लायर की फैमिली से हूँ, क्या पता क्या सच है क्या झूठ। वो अपने 400 साल पुराने एंसेस्टर लोनन की लॉग बुक भी लूफी को देता है और सारे तरीके बताता है कि कैसे तुम स्काइपी आइलैंड जा सकते हो। और उसके दोस्त मिलके लूफी के शिप को मॉडिफाई करते हैं गोइंग मैरी को, ताकि वो स्काइपी आइलैंड जा सकें। वो लूफी को दिखाता है एक सोने की चिड़िया जो कि उसे पानी के अंदर मिली थी जब वो तलाश कर रहा था सोने के शहर की। वो हर जगह ढूंढता रहता है और अभी भी पता लगा ही रहा है। हालांकि वो मानता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। वो कहता है कि मेरा पूर्वज जो था वो लायर था। तो अभी लूफी और उसके फ्रेंड्स जाते हैं साउथ बर्ड को ढूंढने। ये एक डायरेक्शन बर्ड था, ऐसे ही 4 अलग अलग तरह के डायरेक्शन बर्ड्स होते हैं। इन सभी बर्ड्स की गर्दन हमेशा एक ही डायरेक्शन में मुड़ी रहती है, साउथ वाले की साउथ की तरफ, नॉर्थ वाले की नॉर्थ की तरफ। इसीलिए लूफी इन्हें ढूंढने जाता है ताकि वो डायरेक्शन का पता लगा सके। और तभी पीछे से वो बार वाले पायरेट्स आते हैं और नोलन को पीटते हैं और उसके साथ का गोल्डन बर्ड ले जाते हैं। जब लूफी का क्रू वापस आता है उस बर्ड को पकड़ के, तो उन्हें पता चलता है इसके बारे में और लूफी जाता है उन लोगों से बदला लेने। तभी उन पायरेट्स को पता लगता है कि लूफी के ऊपर 20 मिलियन की नहीं 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी थी, जो कि उनके लीडर से भी ज़्यादा थी। वो सभी बुरी तरह डर जाते हैं कि लूफी उनका क्या हाल करेगा, लेकिन तभी उनका लीडर बोलता है कि ये एक फेक पोस्टर था, अगर ये असली होता तो वो हमें उस टाइम बार में वो ज़रूर पीटता। उन सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब लूफी आता तो उन सब की बुरी तरह फट जाती है। लूफी उनके लीडर को काफ़ी बुरी तरह पीटता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। लूफी बर्ड को लेकर वापस चले जाता है और आखिर में जैसे तैसे वो स्काइपी आइलैंड तक पहुँचते हैं। इस बार की खास बात यह थी कि लूफी का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी सही हो रहा है। लूफी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, अब वो बेवजह किसी से झगड़ा मोड़ नहीं लेता। लूफी चाहता तो उन पायरेट्स को बार में पहली बार में ही पीट देता, लेकिन लूफी ऐसा नहीं करता, बेकार में झगड़ा मोड़ नहीं लेता वो, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि लूफी जैसे शैंक्स की नकल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी ही बात है क्योंकि लूफी का आइडल शैंक्स है और अपने आइडल को फॉलो करने में क्या ही बुरा है। और अब बात करूँ स्काइपी आइलैंड आर्क की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, जहाँ अलग ही फाइट चल रही है स्काइपियन की शैंडोरन से, ओल्ड गॉड की न्यू गॉड से, और लूफी के पायरेट क्रू जो कि बिना टोल टैक्स दिए आ गए हैं, उनको अलग लड़ना पड़ रहा है एनरू से। होता क्यों जो है कि जब लूफी और उसका क्रू स्काइपी आइलैंड को एंटर करते हैं तो वहाँ एक उनसे लेडी मिलती है। वो उनसे कहती है कि तुम्हें पर बंदा 1 मिलियन एक्सटोल देना पड़ेगा, जो कि वो नहीं देते हैं। वो बुढ़िया उनसे कहती है कोई बात नहीं, ठीक है। वो बाद में बताते नहीं है, लेकिन जब वो अंदर जाते तब उन्हें पता लगता है कि उसके बाद उनसे उनका गॉड एनरू डील करेगा। तो स्काइपी आइलैंड पे 2 तरह के लोग रह रहे थे, स्काइपियंस और शैंडोरंस। शैंडोरंस वो लोग थे जो कि कभी धरती पर आ करते थे, लेकिन अब सीन की वजह से उनका आइलैंड उनके ऊपर आ गया था। ये वही लोग हैं जहाँ सिटी ऑफ गोल्ड थी, जो कि नोलन ने देखी थी। स्काइपियन और शैंडोरस की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। स्काइपियन ने शैंडोरस के आइलैंड पे कब्जा करा था। जिस टाइम एनरून का गॉड नहीं था, कोई दूसरा बंदा था। हालांकि वो कई बार पीसी डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्काइपियंस की काफ़ी ज़्यादा शर्तें थी और शैंडोरस के कई लोग मारे गए थे, जिनकी वजह से उनको ये बात गवारा नहीं थी। तो अभी वहाँ पे एनरू आ जाता है, जो कि उनके पुराने गॉड को मार के वहाँ से भगा देता है और पूरे आइलैंड पे कब्जा कर लेता है। वो बन जाता है उस आइलैंड का नया गॉड, जिसको शैंडोरस तो कभी नहीं अपनाने वाले थे, लेकिन स्काइपियंस डर के मारे उसकी बातें मानने लगते हैं। स्काइपियंस बिल्कुल ही डर के रहने लग गए थे। वो एनरू के एकदम गुलाम बन गए थे। एनरू जो कहता था वो वही करते थे, और जो उसकी बात को मानने से विरोध करे एनरू उसको मार देता था। और अब शैंडोरस के 2 दुश्मन थे, स्काइपियंस अलग, और उन्हें एनरू से लड़के अपना आइलैंड अलग आज़ाद कराना था। एनरू की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से बनी थी। देखने में ऐसा लगता था कि उसने भी कोई डेविल फ्रूट खाया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की बन गई है। वो लगभग सबसे ज़्यादा ताकतवर था, जिसे ना ही लूफी के क्रू वाला कोई हरा पाता है, ना ही शैंडोरस में से कोई। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था कि उसने कोई डेविल फ्रूट खाया, जिसकी वजह से उसे पावर मिली है, लेकिन बाद में वो एक गॉड वाले आइलैंड का रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सही में गॉड था। एनरू चला था पूरे स्काइपी और शैंडोर को तबाह करने, क्योंकि उसे लगता था ये चीज़ अननेचुरल है। हवा में कोई आइलैंड होना एक अननेचुरल चीज़ है, क्योंकि वो एक गॉड है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मिटाए और सब कुछ पहले जैसा कर दे। लूफी जो कि एक रबर पर्सन था, वो एंड्रू को काफ़ी आराम से हरा सकता था, लेकिन लूफी को एंड्रू से मिलने का चांस ही नहीं मिला। वो बहुत कम बार उससे मिला, और एक बारी तो उसने उसके हाथ में सोने का बड़ा सा बॉल फंसा दिया, और लूफी जिसकी वजह से बार बार एंड्रू के पास जा ही नहीं पा रहा था, जो कि देखने में फ़नी तो था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी। लूफी बार बार उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस तक पहुँच ही नहीं पाता। आखिर में 2 अपोजिशंस के खिलाफ जब एक बड़ा थ्रेट आता है, तो दोनों एक हो जाते हैं। स्काइपियंस और शाइनोस मिलकर उससे लड़ाई करते हैं, और लूफी एनरू को हरा देता है।
फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है नोलन के पूर्वज की, जो कि था नोलन द लायर। ये कैसे शेंडोरा आइलैंड स्पेस में आया, मतलब वो कैसे हवा में पहुंचा और नोलन सिटी ऑफ कोल्ड में गया था। नोलन भी एक पायरेट था जो कि एक बड़ी सी बेल की आवाज़ सुन के उस आइलैंड तक जाता है, जहां वो लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है और उनके लीडर से उनकी दोस्ती हो जाती है, जो कि उनका वॉरियर था कालग्रा। ये कालग्रा है कि कालग्रा का है मुझे पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो गुस्सा मत होना। नोलन कालग्रा से वादा करता है कि मैं फिर से मिलने आऊँगा तुमसे, लेकिन जब नोलन अपने राजा के साथ वहाँ जाता है तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पूरी सिटी अपस्ट्रीम के धमाके की वजह से हवा में चली गई थी। कालग्रा ने उससे वादा किया था कि हम अपनी सिटी की बैल जरूर बचाएंगे ताकि तुम उसकी आवाज़ सुन के इस आइलैंड तक वापस आ जाओ। तो लूफी किसी तरह एनरू को हरा के जैसे तैसे शैंडोरा की सिटी ऑफ कोल्ड की बड़ी सी बैल को जब बचाता है तो उसकी आवाज़ नीचे नोलन के परपोते तक जाती है। परपोता या फिर परपोता, इसकी आवाज़ सुन के उसे यकीन हो जाता है कि सिटी ऑफ कोल्ड सही में एग्जिस्ट करती है और वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसका पूर्वज कोई लायर नहीं था, वो सच्चा था और वो अपनी सच्चाई की बात पे ही मरा। सो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने वन पीस देखने वाले फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो अब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।